हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उस सफर में जिस सफर में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, बायोमोलिक्यूल्स को। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में हम लोगों ने पढ़ लिया है कार्बोहाइड्रेट, हम लोगों ने पढ़ लिया प्रोटीन्स को। अब जो हमारे पास में पढ़ने वाला टॉपिक था वो टॉपिक था हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की शुरुआत करते करते हम लोग बढ़ चुके थे डीएनए आरएनए की तरफ। अब बात आई है कहां पे, न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर। क्योंकि यहां पर अब क्या होगा, जैसे मैंने बोला था ये सारे बायोपॉलीमर्स होते हैं, लिंकेज होती है, जुड़े हुए होते हैं आपस में। तो इनके जो ये जोड़ हैं या फिर इनके जो आपस में कॉम्बिनेशंस हैं उनको पढ़ने के लिए ही हमें क्या पढ़ना होता है, हमें पढ़ना होता है न्यूक्लियोटाइड्स को। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियोटाइड्स की तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या बोलता है, द न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपाउंड्स इन विच नाइट्रोजीनस याद हो तो मैंने बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉरी दो नहीं तीन कंपोनेंट बताए थे। पहला क्या, फॉस्फोरिक एसिड जो कि लिंकेज का काम करता है। सेकंड बताया था आपको पेंटोज शुगर जो होता है वो। और तीसरी चीज जो बताई थी वो था हमारे पास में नाइट्रोजीनस बेस, जिसमें हमारे पास में दो कैटेगरी होती थी, एक होता है प्यूरीन और एक क्या होता है, पिरिमिडीन या पायरिमाइडीन। ठीक है, ये वाली सिचुएशन होती है। अब इस सिचुएशन के रिगार्डिंग ये बोला था आर कॉन्जुगेटेड टू द पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में हमने देखा था कौन कौन सा, सारे डी बीटा राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, ये बाय अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, द बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन्वॉल्व C1 ऑफ शुगर एंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ N9 इन द कॉज ऑफ प्यूरीन्स और N1। ठीक है, इन द कॉज ऑफ पिरिडीन। मतलब क्या है, इनके आपस में लिंकेज बताए गए हैं कि कौन किस तरह से यहां पे जुड़ा हुआ है। सारे के सारे कॉम्बिनेशन किससे जुड़े हुए हैं आपके पास में, पिरिडीन एंड सॉरी प्यूरीन एंड कौन सा, पेरिमाइडीन के साथ में ये जुड़े हुए। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर में भी इसको हम देख लेते हैं, जरा इसकी फटाफट से डेफिनेशन देख लो। न्यूक्लियोटाइड्स में वही है जो न्यूक्लिक एसिड्स थे उनको आपस में अब हमने कंबाइन करना चालू कर दिया है और इनके कॉम्बिनेशन से अब हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर को फॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन बढ़े आगे हम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया, चलिए अब देखिए बढ़ते हैं आगे। ये देखो यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपको देके रखा हुआ है। यहां अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है हमारे पास में, यहां पर हमारे पास में प्यूरीन्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, प्यूरीन्स के रिगार्डिंग आपको बताया था दो बेंजीन इस तरह से आपस में जुड़े हुए रहते हैं, नाइट्रोजन ग्रुप को कंटेन करने वाले। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या दिखाया हुआ है कि ये तो आपका वो अमाइन साइड का लिंकेज होगा। अब ये लिंकेज जो है यहां इस पेंटोज शुगर के साथ में जुड़ा हुआ है। इस पेंटोज शुगर में जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो देखो ये रही। यहां पर आपके पास में जो कार्बन होता है वो कार्बन के पास में रखा हुआ जो हाइड्रोजन है वो वाले हाइड्रोजन से क्या हो रहा है, देखो एक लिंकेज बन रही है। ये लिंकेज आपको दिखाई दे रही है ना इन दोनों के बीच में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास में नाइट्रोजीनस बेस। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, नाइट्रोजीनस बेस। तो ये तो पहली चीज हो गई नाइट्रोजीनस बेस। और ये जो यहां देके रखा गया है इसको क्या कहा जाता है, पेंटोज शुगर। ठीक है, ये इस तरह से कुछ आपके पास में बताया गया है। सेम यहां पर भी वही स्ट्रक्चर है, आपको यहां लिंकेज दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये रहा हमारे पास में अमाइन ग्रुप और ये रहा वही पेंटोज शुगर। तो ये नाइट्रोजीनियस बेस हो गया हमारे पास में और दूसरा क्या हो गया हमारे पास में, ये इस तरह का आपका पेंटोज शुगर। तो इनकी आपस में क्या होती है, लिंकेज फॉर्म होती है। ठीक है, चलिए अब इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, क्लियर हुई बात। अब देखिए आगे। अब यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बारे में बता के रखा है, चलिए देखते हैं। इसके अंदर सारे सब कुछ आ जाएंगे। अब देखो यहां पर क्या क्या दे के रखा है, जरा आप अच्छे से समझना। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है वो
ये देखो मैंने बताया था ना कि फास्फोरस यहां पर जो मॉलिक्यूल होगा, क्या फास्फोरिक एसिड, वहां पर ये लिंकेज वाला काम आएगा। और वहां पर भी मैंने आपको यह बताया था कि यहां जो फास्फोरस की लिंकेज होती है, उस फास्फोरस की लिंकेज में काम क्या होता है। जैसे फास्फोरिक एसिड है तो फास्फोरिक एसिड में आपके पास सिचुएशन बनती है कुछ ऐसी, ठीक है। यहां पर फास्फोरिक एसिड में कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, अगर ये एसिड है तो यहां से क्या होता है, इस H पॉजिटिव का रिमूवल होता है, ठीक है। तीनों H पॉजिटिव यहां पर से रिमूव हो सकते हैं। अब देखो यहां पर वही क्या होगा, अगर आप यहां देख रहे हो तो देखो ये वाले से भी हाइड्रोजन निकाल दिया, ये वाले से भी हाइड्रोजन निकाल के रखा हुआ है, और यहां से भी हाइड्रोजन निकाला, और यहां से जो हाइड्रोजन निकाला है वो इस कार्बन के साथ, इस पेंटोस शुगर के साथ में जुड़ा हुआ है। देखो ये दोनों एक सिंगल यूनिट है, ये कौन सी है, सिंगल यूनिट। ये कौन सा हमारे पास में, थायमाइन है। ये देखो टी लिखा हुआ है ना, टी क्या है हमारे पास में, थायमाइन। थायमाइन यहां जुड़ा हुआ है किससे, एक पेंटोस शुगर से। तो ये मिलकर अपने आप में क्या बना रहे हैं, एक सिंगल यूनिट, ठीक है। ये देखो ये मिलकर यहां पर ऐसा बना देता हूं मैं, ठीक है। ये इतना, ये मिलकर यहां क्या बना रहे हैं, एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं। इसको यहां से ऐसा 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 और ऐसा, ये सिंगल यूनिट बना रहे हैं, ठीक है। इस सिंगल यूनिट में ये जो है फास्फोरिक एसिड, ये यहां पर लिंकेज बना रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये जो थायमाइन है ये किससे जुड़ा हुआ है, एज सिस्टोसाइन से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर बना के रखा हुआ है मॉलिक्यूल। फिर लास्ट में क्या है हमारे पास में, गुएनाइन। तो देखो यहां पर भी वही फास्फोरस वाली लिंकेज चल रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ इस तरह से आपके पास में फॉर्म होता है। तो ये क्या करता है, यहां पर जो फास्फोरिक एसिड होता है वो यहां बीच में लिंकेज बनाता है, किस किस के बीच में, नाइट्रोजीनियस बेस और पेंटोस शुगर के साथ बने कंपाउंड से, और ये बन रही है लिंकेज। इसी को क्या कहा गया है, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। क्योंकि यहां पर क्या होता है कि जो ये ऑक्सीजन मिल रहा है ना आपको, ये ऑक्सीजन फर्दर अगर किसी और कंपाउंड के साथ जाएगा तो ईस्टर बनाता है। याद हो अगर आपको, ऑक्सीजन ऐसे दो हाथ खोलकर बैठा रहता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास ईथर। और अगर ऐसे खुले हाथों पे ऑक्सीजन के साथ में कार्बन आ जाता है, या ऐसा डबली बॉन्डेड वाला फॉर्मेशन आ जाए तो वो क्या कहलाता है, ईस्टर। तो यहां क्या है, एक तरह से ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लिया स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो अगली जो चीज हमारे पास पढ़ने वाली है वो है हमारे पास में फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोटाइड्स का काम क्या क्या होता है, समझते जरा। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मोनोमेरिक यूनिट। मोनोमेरिक यूनिट मतलब क्या, एक सिंगल यूनिट, ठीक है, एक सिंगल यूनिट। इन द न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में किसको लिया है हमने, डीएनए और आरएनए। यहां पर ये जो डीएनए आरएनए, तो ये डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डीऑक्सी राइबोन, डीऑक्सी हमारे पास में रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, राइबोस को, ठीक है। तो यहां ऐसी कुछ सिचुएशन होती है। फिर उसके बाद बोल के रखा है स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड्स आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स। याद हो तो हमने एंजाइम्स और कोएंजाइम्स की भी बात करी थी, जिसमें कि कोएंजाइम के एग्जांपल्स हमारे पास में बता के रखे हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, जो कि क्या है, एफएडी, एनएडी, एनएडीपी एंड कोएंजाइम्स ए, ये दे के रखा हुआ है। जो सिंपल एग्जांपल, इनके ऊपर भी आएंगे हम अभी। दे सर्व एज carriers of high energy intermediates in the biosynthesis of carbohydrates, ठीक है। यहां न्यूक्लियोटाइड्स के रिगार्डिंग एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल के रखी गई है कि ये सर्व क्या करते हैं, हाई एनर्जी कैरियर्स ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बायोसिंथेसिस में भी ये काम आता है, साथ ही साथ लिपिड्स। लिपिड्स का मतलब क्या होता है, फैट्स के बारे में जो बोला गया है, एंड प्रोटीन्स। बिल्कुल जी हां, हम लोग बात ही कर रहे थे कि न्यूक्लियोटाइड्स से हमारे पास में क्या हो रहा है, वो आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। और यही आरएनए हमें सिखाता है कि काम जो होगा या जो बॉडी की फंक्शनिंग होगी हमारी हेरिडिटी से लेकर यहां तक में वो किस तरह से होने वाली है, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन दे के रखी गई है। अब
उसके भी कुछ एग्जांपल देके रखा है, यूडीपी ग्लूकोज, सीडीपी, असाइल ग्लिसरॉल एंड एस एडेनोसाइल मिथेनाइन, ये देके रखा है। साथ ही साथ में न्यूक्लियोटाइड्स आर इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द एनर्जी रिएक्शन ऑफ द सेल। जो सेल का एनर्जी रिएक्शन होता है वहां पर भी ये यूज होता है। बायो वालों को बहुत अच्छे से पता होगा कि यहां पर जो आपके पास में एटीपी सिस्टम होता है एनर्जी का, आप लोग को मालूम होगा हमारी बॉडी में जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो खाना खाने पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं। ब्रेक होने के बाद में क्या होता है, वहां से हमें एनर्जी मिलने चालू होती है। यह पूरा फंक्शनिंग एटीपी सिस्टम में होता है, तो वहां पर भी ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट की न्यूक्लियोटाइड्स कंट्रोल सेवरल मेटाबॉलिक रिएक्शन बाय देयर एक्शन एज एलोस्टैटिक रेगुलेटर्स। ठीक है, बहुत सारे जो हमारे पास में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो भी हमारे पास में ये लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करेंगे। लास्ट में cyclic MAMP and the cyclic GMP are the second messenger in the hormonal function। हमारी बॉडी में अगर आप लोगों को पता होगा तो हम लोगों ने हार्मोन की काफी ज्यादा बात की है। यही जो हार्मोन होते हैं हमें कई जगहों पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, चाहे वो हमारी ग्रोथ से रिलेटेड हो या हमारी बॉडी के अदर फंक्शनिंग से रिलेटेड। तो न्यूक्लियोटाइड्स का क्या होता है, इन सभी जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए जरा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। अगला हमारे पास में आता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर हमको पढ़ना है कि डीएनए एक्चुअल में होता क्या है। तो यहां पर साफ बोल के रखा है जो आपके पास में डीएनए है एक्चुअली में ये क्या होता है, पॉलीमर्स होता है। पॉलीमर का मतलब क्या कि जो ये सिंगल मॉलिक्यूल्स की जो यूनिट्स होती हैं जिनको हम मोनोमर्स के नाम से जानते हैं, अब ये मोनोमर्स जब आपस में कंबाइन होकर एक लंबी सी चेन बनाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, पॉलीमर्स कहा जाता है। तो डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये बता के रखा गया है ओके सर कि डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड इज फाउंड इन क्रोमोसोम। कहां पाया जाता है, क्रोमोसोम में पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी ये पाया जाता है। द न्यूक्लियर डीएनए इज बाउंड टू बेसिस प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। ठीक है, जो आपके पास में न्यूक्लियर डीएनए होता है उसको क्या कहा गया है, हिस्टोन्स कहा गया है। डीएनए इज प्रेजेंट इन एवरी न्यूक्लिएटेड सेल एंड कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये सबसे काम की चीज है। क्वेश्चन ये आता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कौन कैरी करता है। कैरी करना मतलब क्या होता है कि डीएनए क्या होता है, बेसिकली इन सारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करता है। जैसा कि आपको अभी याद हो, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी जिसमें हमने ये बोल के रखा था जो हमारी हेरिडिटी होती है, हम बोलते हैं किसी के जेनेटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, किसी के जेनेटिक्स इतने अच्छे नहीं होते हैं। और अगर आप लोगों में से कोई भी बंदा बॉडी बिल्डिंग को फॉलो करता है ना तो उनने ये सुन के रखा होगा। क्योंकि होता क्या है, जब कभी बॉडी बिल्डिंग का सबसे बड़ा कंपटीशन आता है जिसको हम लोग मिस्टर ओलंपिया के नाम से जानते हैं, तो वहां भी ये चीज देखने को मिलती है। वहां पे बोला जाता है हमारे जेनेटिक्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो फॉरेन के जो बॉडी बिल्डर्स रहते हैं उनसे कॉम्पीट कर सके। ठीक है, ऐसा अधिकतर बोलने में बहुत सारे लोगों के बीच में आता है, बट ये भी मिथ्स हैं, कई सारी चीजें हैं, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड है। सीधी सी बात ये पढ़ते हैं वापस हम लोग यहाँ पे कि डीएनए जो रहता है वो क्या रहता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और वो पास ऑन करता है अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे। फिर ये बोलते हैं क्या, द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 0.5 ग्राम ऑफ डीएनए। इतनी बड़ी चीज है डीएनए जो इतने सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहा है और उसका वेट क्या, 0.5 ग्राम। ये तो लगभग ऐसा ही कुछ हो गया कि मैंने एक छोटा सा मेमोरी कार्ड खरीद के रखा है 1 TB का, उसके अंदर इतनी सारी मूवीज हैं, इतने सारे पिक्स हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और उसका वजन इतना जरा सा, जस्ट सिंपल सा 1 TB का एक मेमोरी कार्ड निकालो, दूसरे मोबाइल में लगा दो और उस मोबाइल के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज चली जाएगी। ठीक है, तो ये वाली कहानी होती है। तो देखो, जो कहानी तुमको फिजिकली दिखाई देती है, डीएनए तो बहुत पहले ये करके रखा हुआ है कि इतना सारा जो डाटा इंफॉर्मेशन है वो सभी कंटेन करने वाला डीएनए सिर्फ बॉडी में कितना है, 0.5 ग्राम। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक, चलिए
अब जरा इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब देखो यहां पर मैंने पहले ही बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है इसके लिंकेज का, वो क्या होता है हमारे पास में फास्फोरस। जो यहां हम लोगों ने बात करी थी ना नाइट्रोजीनियस बेस, जिसमें हमारे पास में क्या था एडेनाइन, फिर हमारे पास में था ग्वेनाइन, फिर साइटोजाइन। तो ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं इन सभी को आपस में लिंक करके रखा गया है किसकी मदद से, फास्फोरस की मदद से। यहां तो आपके पास में नाइट्रोजीनस बेस होते हैं और यहां पर क्या होगा, इन पोजीशंस पे आपके पास में पेंटोज शुगर होती है, जो आप लोग को बताया गया था। तो ऐसी कुछ सिचुएशन होती है और इनको कंबाइन कौन करता है, ये जो फास्फोरिक एसिड में जो फास्फोरस का कंपाउंड है वो। ठीक है, तो बड़ा इजी सा है। चलिए अब इसका भी जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़े हम लोग आगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब जरा इसका और ज्यादा डिफाइंड स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और ज्यादा समझने वाला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब देखो समझने वाला स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे अगर आप डीएनए पर आए तो डीएनए में क्या है हमारे पास में एडेनाइन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, देन उसके बाद में ग्वेनाइन और उसके बाद में थायामाइन। तो ये जो कंपाउंड्स है ये एक्चुअल में है क्या, जरा समझना। ये है आपके पास में वो पेंटोज वाली शुगर, ठीक है, इसको मैं इस तरह से करता हूं। ये आपके पास में क्या है, वो पेंटोज वाला जो मॉलिक्यूल है ना, सुक्रोज वाला मॉलिक्यूल, सुक्रोज जैसा जो बोलते हैं ना वही। ठीक है, तो ये पेंटोज हमारे पास में ऐसा देके रखा हुआ है। इस पेंटोज के साथ में क्या होता है, आपके पास नाइट्रोजीनस बेसेस रहते हैं। अब देखो जो डीएनए स्ट्रक्चर है, यहां पर तीन तीन नाइट्रोजीनस बेसेस यहां पे प्रेजेंट है। कौन कौन से हैं, सबसे पहला क्या है हमारे पास में एडेनाइन, जो कि यहां इस पोजीशन पे जुड़ा है। फिर क्या है ग्वेनाइन, जो कि इस पोजीशन पे जुड़ा है। और तीसरा क्या है थायामाइन, जो कि इस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। और इस तरह की जो कंडीशन है ये क्या कहलाती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल सा मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हमें दिखाई देता है कि किस तरह से बॉन्ड बने हैं, किस तरह से मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। अब देखो जरा समझो, ये सारा जो है इसमें इतना पोर्शन अगर मैं बोलता हूं, ठीक है, यहां से लेकर ये, तो ये क्या है, ये एक सिंगल यूनिट है। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन अगेन एक और यूनिट है। इन यूनिट्स को जोड़ने का काम किसने करा है, इस फास्फोरस के लिंकेज ने करके रखा हुआ है। तो यहां पर ये इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब देखो जैसे ये है 1 2 और ये क्या है हमारे पास में, ये थर्ड वाला। तो ये जो थर्ड वाला, ये तीन हमारे पास ग्रुप हैं, उनको फास्फोरस का लिंकेज इस तरह से जोड़ के रखा हुआ है। तो ये क्या है, ये मेरे पास में है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्लियर हो गई बात, जरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, अब देखो कर देते हैं इरेज। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डीएनए के रिगार्डिंग, जिसके अंदर क्या है, इरविन या अर्विन का नाम से भी जाना जाता है, इरविन शारग्राफ, जिसने क्या बता के रखा हुआ है कि इन लेट 1940 जो हमारे पास में क्वांटिटेटिव एनालाइज्ड यहां पर करा है, या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके रखा। और इस एनालिसिस में उन्होंने क्या करके रखा हुआ है कि जो डीएनए हाइड्रोलाइजेट्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉन बाय हिम आर दी फॉलोइंग। ठीक है, उन्होंने क्या करा, जो अलग अलग स्पीसीज होते हैं उन सभी स्पीसीज का उन्होंने क्या लिया, डीएनए लिया और उसको क्या करके रखा है, हाइड्रोलाइज करके रखा, जिससे उन्होंने अलग अलग रिजल्ट निकाले। अब देखिए ये रिजल्ट क्या होता है, जरा समझते हैं। इस रिजल्ट का पहला पॉइंट जो है वो बोलता है क्या, अब जैसे आप लोग को याद हो हम लोगों ने दो कंपाउंड यहां पर लिए थे जो नाइट्रोजीनियस बेसिस वाला होता है, एक लिया था प्यूरिन और एक क्या लिया था, पिरिमिडीन लिया था। ठीक है, तो यहां पर जो एरविन शारग्राफ जो था, तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा डीएनए को हाइड्रोलाइज करने पर, समझिए। यह बोलता है कि द सम ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू द सम ऑफ पिरिमिडीन्स। डीएनए के अंदर जितने प्यूरिन्स का सम होगा उतना ही वो किसके बराबर होगा, पिरिमिडीन्स। और जो हमारे पास में प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स है उसी में हमने देखा था दो दो टाइप, कौन कौन से,
पहला एडेनाइन, गुएनाइन, थायामाइन एंड साइटोजाइन, ठीक है, ये बता के रखा हुआ था। तो यहां पर क्या है, जो इनका सम होता है वो आपस में क्या हो जाएगा, हमारे पास में इक्वल हो जाएगा, है ना, ये चीज देखी थी। फिर इसी वजह पीयू, पीयू मतलब प्यूरिन और पीवाई मतलब पिरिमिडीन, ठीक है, या पायरिमिडीन जो बोला जाता है। तो इनका अगर रेशो लिया जाएगा तो वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास में 1। पहला इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन करा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, द रेशो ऑफ एडेनाइन टू थायामाइन इज ऑल्सो 1। जो आपके पास में एडेनाइन और थायामाइन है, इनका रेशो भी क्या आया है हमारे पास में 1। तो जैसा इनका रेशो 1 आया, सिमिलरली जो आपके पास में गुएनाइन और साइटोजाइन है, इनका भी रेशो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये इनके स्टार्टिंग के 3 ऑब्जर्वेशन थे, ठीक है। वापस से मैं रिकॉल करता हूं क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे। इन्होंने सबसे पहले यह बोला कि जब आपने डीएनए का फॉर्मेशन करा है, तो डीएनए के फॉर्मेशन में पेंटोज वाला जो पोर्शन था वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। जो चीजें बदलती हैं वो नाइट्रोजीनियस बेसेस वाली बदलती है, जिसमें 2 तरह के नाइट्रोजीनियस बेस रहेंगे, एक रहेगा प्यूरिन्स और एक रहेगा पिरिमिडीन्स। तो जो प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स के रिगार्डिंग इन्होंने बात बोली, इन्होंने ये बोला कि इस डीएनए का हाइड्रोलाइजेशन करने पर हमें यह पता चला कि जितने प्यूरिडीन्स होंगे, सॉरी जितने पिरिमिडीन्स होंगे उतने ही प्यूरिन्स होंगे, इसलिए इनका रेशो क्या होना चाहिए, 1। साथ ही साथ में इन्हें यह भी पता चला कि जितने एडेनाइन होते हैं उतने ही थायामाइंस होते हैं, इसलिए A/T का जो रेशो है वो भी कितना आया, 1। और लास्ट में बोल के रखा है रेशो ऑफ गुएनाइन एंड साइटोजाइन, वो भी कितना आया हमारे पास में, 1। तो स्टार्टिंग के ये 3 ऑब्जर्वेशन थे। अब जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बचे हुए ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसको कर देते हैं इरेज। अब नेक्स्ट में देखो, यहां ये पॉइंट बोलता है कि बेसिस विथ 6 अमाइनो ग्रुप। 6 अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा NH2R इक्वल टू बेसिस विथ 6 कीटो ग्रुप्स, दैट इज A प्लस C मतलब एडेनाइन प्लस साइटोजाइन प्लस G प्लस T गुएनाइन प्लस थायामाइन, ठीक है, ये रेशो बोल के रखा हुआ है। अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं डिससिमेट्री रेशो, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डिससिमेट्री रेशो होता है वो क्या होता है, A प्लस टी मतलब एडेनाइन प्लस थायामाइन डिवाइडेड बाय गुएनाइन प्लस साइटोजाइन। तो इनका जो रेशो होता है उसको क्या कहा जाता है, डिससिमेट्री रेशो कहा जाता है, जो कि वेरी करता है कहां से कहां तक, फ्रॉम वन स्पीसीज डीएनए टू अदर, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा कि ये जो डीएनए वाली फंक्शनिंग होती है, यहां पे अलग अलग स्पीसीज का डीएनए अलग अलग होता है। तो ये जो अलग अलग होने वाली चीज है वो कहां से पता चलती है, हमें डिससिमेट्री रेशो से पता चलती है। उसी के ही यहां पर कुछ एग्जांपल दे के रखे हुए, क्या, When dissymmetry ratio exceeds 1, अगर ये 1 से ज्यादा हो जाता है तो इस डीएनए को क्या कहा जाता है, AT टाइप कहा जाएगा। ऑब्वियस बात है, ये AT टाइप इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप सिचुएशन देखो तो यहां क्या चल रहा है मेरे पास में, A प्लस टी इज सॉरी अपॉन G प्लस C, ठीक है। अब यहां पर जो भी कुछ रिजल्ट आएगा तो वो सारा रिजल्ट इनके ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे आप बोलते हो ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन क्या है मेरे पास, न्यूमरेटर, जबकि ये वाला पोर्शन क्या है हमारे पास में, डिनोमिनेटर। अब अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है तो जो आंसर होगा, ठीक है, क्या बोला गया, अगर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर तो जो आपके पास में रेशो आएगा वो रेशो क्या रहेगा, वो रहेगा ग्रेटर देन 1। पर वहीं अगर मैंने उल्टा कर दिया कि इस बार न्यूमरेटर छोटा हो गया डिनोमिनेटर से, तो जो आपके पास में रेशो आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेस देन 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वैल्यू 1 से एक्सीड कर रही है, बड़ी हो रही है। तो 1 से वैल्यू अगर बड़ी होगी तो न्यूमरेटर में क्या है, एडेनाइन और थायामाइन, इसलिए इसको क्या बोला गया है, AT टाइप बोल के रखा गया है। वहीं डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर बढ़ती है तो गुएनाइन और साइटोजाइन,
तो इस वजह से इसके लिए यहां पर इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है हमारे पास में जीसी। ठीक है, तो ये डीएनए वाली कहानी यहां पर बता के रखिए। अब एक एग्जांपल दे के रखा गया है, क्या, सच एज डीएनए इज डेजिग्नेटेड जीएस, ठीक है, सॉरी जीसी। In most animals, the value range is from 1.3 से 3.2. In higher plants, from 1.1 से 1.7. तो ये यहां पर रेशो रहता है, ध्यान रखना। इस पे क्वेश्चन आपके पास में पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एटी टाइप डीएनए क्या होता है। तो एटी टाइप डीएनए होता है हमारे पास में ये, जब ये न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी तो आंसर जो होगा वो 1 से ज्यादा आएगा, और 1 से जब ज्यादा आएगा तो ये वाला एटी टाइप बन जाएगा। पर वही डिनोमिनेटर गुएनाइन और साइटोसाइन अगर बड़े होते हैं तो आंसर 1 से छोटा आएगा। तो अगर रेशो की वैल्यू 1 से छोटी है तो वो क्या हो जाएगा, जीसी टाइप हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक, अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, देन बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो अगला हमारे पास में है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब देखो यहां पर डीएनए का जो स्ट्रक्चर हमें बताया गया है, ठीक है, वो किसके द्वारा बताया गया था, वो सबसे पहले हमारे पास में बताया गया था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रक। ठीक है, क्रिक नहीं है, क्रक है, क्रक, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रक। तो इन्होंने 1953 में, एक तो देखो नोबेल प्राइज कब मिला, 1962। वैसे पूछते नहीं है कि इनको कब नोबेल प्राइज मिला, कब इनका ईयर था। हम लोग को हिस्ट्री से मतलब नहीं है कि किसने कब वहां पर नोबेल प्राइज मिला या कब उसने उस चीज को इन्वेंट करा। हमें मतलब है वहां पर उसका मेन यूज क्या है, हम यूज देखते हैं। ठीक है, the structure of DNA sorry double helix is comparable to ट्विस्टेड लेदर। ये क्या करके रखा है, ट्विस्टेड लेदर की तरह इन्होंने इसको बनाया। हो सकता है शायद आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वो भी एमसीक्यू में शायद, कि क्या कि जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसकी डिस्कवरी किसने करी। तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि सर जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रक ने इसकी डिस्कवरी करी थी। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बताया कि ये होता किस तरह से। डबल हेलिकल, तो डबल हेलिकल में आपको दिखाई दे रहा है ऐसा स्पाइरल स्ट्रक्चर, और ये दो स्पाइरल क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब याद करो मैंने सबसे पहला जब लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने बोला था बायोकेमिस्ट्री जो रहती है, अगर आप पढ़ते हो यहां केमिस्ट्री के बेसिस पे, बायोकेमिस्ट्री बोला सॉरी, बायोमॉलिक्यूल्स, अगर आप केमिस्ट्री के बेसिस पर पढ़ते हो तो यहां पर हम मॉलिक्यूल और उनके बॉन्ड्स को देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी वही है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जब बनाने की बात आई तो सिंपल से मैंने दो ऐसे ये स्पाइरल स्ट्रक्चर को आपस में मिला दिया। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, ये जो डीएनए का सॉरी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, यहां पर ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं एटी और जीसी। एटी और जीसी में क्या हुआ कि यहां एडेनाइन और थायामाइन आपस में बॉन्ड बनाए हैं, किसको जोड़ने के लिए, इन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए। सेम उसी के नीचे क्या है हमारे पास में, गुएनाइन और साइटोसाइन, इन्होंने बॉन्ड बनाया। तो ये एटीजीसी हम लोग जो लिखते हैं ना, वो डिसिमेट्री रेशियो में वो इसीलिए लिखते हैं क्योंकि यहीं पर क्या हो रहे हैं, इनके बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ये देखते चले जाओ, ये ठीक है, ये सारी चीजें। और ये जो आपने पढ़ के रखा था एडेनाइन और थायमाइन, ये क्या थे हमारे पास में, नाइट्रोजीनस बेस थे, इसलिए लिखा गया है कि जी और सी क्या है हमारे पास में, बेस पेयर यहां पर बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, जो पट्टियां दिखाई दे रही हैं, वो किसकी है, ये है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने शुरुआत में ही बोल के रखा था 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला वाला क्यों तो क्या था, फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक एसिड का वो जो लिंकेज था वो। सेकंड जो था वो हमारे पास में क्या था, जो भी पेंटोज शुगर होती है हमारे पास में वो। ठीक है, और थर्ड वाला जो था वो हमारे पास में क्या चल रहा था, वो था इस बेस के बारे में, जो कि हम लोगों ने प्यूरिन और पिरिमिडीन देखा था। और उस प्यूरिन और पिरिमिडीन में ही हम लोगों ने क्या देख के रखा था, ये एडेनाइन, थायामाइन, गुएनाइन एंड साइटोसाइन देख के रखा हुआ था। तो इस तरह से क्या होता है, इनमें ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। अगर मैं बात करता हूं यहां पे, थोड़ा कलर में देख लेते हैं इसको, कलर में भी सेम यही कहानी है। ये सीढ़ियों की तरह है, आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि जो नॉर्मल लेडर होती है वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ये नॉर्मल सीढ़ियां हैं।
तो इस सीडी के अंदर क्या होता है कि ये दो आपके पास में वहां पर बैम्बूज होते हैं, जिनको ये छोटे छोटे बैम्बूज आपस में क्या करके रखे हुए, जोड़े हुए हैं। अब आपने क्या करा, इन बैम्बूज को या फिर इसी सीडी को आपने ऐसा स्पाइरल कर दिया, घुमा दिया, तो घुमाने पर क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहां कुछ खास चीज आपको दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले यहां पर गुएनाइन है, साइटोसाइन है, एडेनाइन है और थायामाइन है। अब आप यहां पर देख रहे हो कि हमने शुरुआत में ही बोला था कि ये जब आपस में जुड़ते तो इनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कौन सा वाला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने तो हमें शुरुआत से हेलो एल्केन हेलो अरीन से परेशान करके रखा है, क्योंकि इसी की वजह से अगर आपको याद हो कि जो आपके पास में सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिल एल्डिहाइड है, तो यहां पे बेंजीन का पैरा स्ट्रक्चर से ज्यादा आपको ऑर्थो मेजर मिल जाता है, यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आज हमारे पास में डीएनए का इतना बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो देखो क्या हो रहा है, ये की एंड लॉक स्ट्रक्चर की तरह है। अगर आप देखोगे ये साइटोसाइन जो है वो एग्जैक्टली यहां पे गुएनाइन के साथ में कंबाइन हो सकता है। ठीक है, ये जो पॉइंटेड एरिया है वो साइटोसाइन है और ये जो डेप्थ एरिया है वो क्या है, हमारे पास में गुएनाइन है। सेम यहां पर भी वही सिचुएशन, जस्ट इन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर। ऐसी सीडी है ना, सीडी ऐसी घुमा दी हमने, ट्विस्ट कर दी। फिर उसके बाद में क्या है, एडेनाइन और थायामाइन, तो ये एडेनाइन वाला पोर्शन, ये थायामाइन वाला पोर्शन। ठीक है, सेम यहां पर भी वो देखो, एडेनाइन और थायामाइन, एडेनाइन और थायामाइन, एडेनाइन और थायामाइन। अब यहां पर जो एस है, एस क्या है हमारे पास में, वो पेंटोज वाली शुगर। और जो हमारे पास में पी है, पी क्या है हमारे पास में, फास्फोरस का लिंकेज है। तो बस ऐसी सिचुएशन होती है कि ये जो सीढ़ियां हैं इसके अंदर आप बात करते हो कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन किससे बना है, पेंटोज शुगर और फास्फोरस से। जबकि ये वाला पोर्शन जो है, यहां पर चार चीजें यूज की गई हैं। कौन कौन से, ए से बनता है हमारे पास एडेनाइन, टी से बनता है थायामाइन, जी से बनता है गुएनाइन और सी से क्या बनता है, साइटोसाइन। तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हो गई बात, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, देन बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया, अब देखो बढ़ते हैं आगे। आगे यहां पर टाइप्स ऑफ डीएनए के बारे में बता के रखा है, एक जनरल इंफॉर्मेशन है, कोई इतना डेप्थ नहीं जाना है हमको एनसीईआरटी के अंदर। द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एग्जिस्ट इन एटलीस्ट 6 डिफरेंट टाइप्स। 6 डिफरेंट टाइप्स में ए टू ई एंड जेड, मतलब ए डीएनए हो गया, बी डीएनए हो गया, सी डीएनए हो गया, ये वाली। अमंग दिस बी, ए एंड जेड फॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट, जिसमें से बी, ए और जेड क्या होता है, इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोगों ने आरएनए के बारे में बात करी थी ना, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, तो यहां पर भी ऐसा ही होता है कि डीएनए के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, एक जनरल इंफॉर्मेशन के। क्लियर हो गई बात, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए जरा। ठीक, अब देखो, अब बढ़ते हैं और आगे की तरफ। अब देखो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, डीनेचुरेशन। ये हम लोग पहले भी पढ़ के रखे हुए हैं। डीनेचुरेशन में क्या होता है, आगे डी लगा दिया मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बिगड़ने वाला है। अब देखो क्या बिगड़ने वाला है, जरा समझते हैं। द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हेलिक्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जस्ट सिंपल सा ये फर्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो आपके पास में डीएनए का डबल हेलिक्स है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है स्ट्रैंड। ठीक है, ये जो स्ट्रैंड है इसको होल्ड करने के लिए कौन आया था, एटी, जीसी। और इन एटी और जीसी में क्या हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो रहे हैं। इस तरह से क्या करके रखा है, इसे होल्ड करके रखा है। तो वही बात है, उन सीढ़ियों को हमने बीच में छोटे छोटे लकड़ी के जो टुकड़े थे उनसे होल्ड करके रखा। अब अगर जैसे ही मैं बात करने वाला हूं यहां पे डीनेचुरेशन की, तो डीनेचुरेशन क्या बोलता है कि जब ये हेल्ड टुगेदर हैं, तो अगर आपने पीएच को चेंज कर दिया, ठीक है, क्या करा, पीएच मतलब एसिडिटी और बेसिक लेवल, या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करा,
तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, कुछ ना कुछ वहां तोड़फोड़ होगी, और उस तोड़फोड़ को क्या बोला है, रिजल्ट्स इन द सेपरेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। दिस फिनोमिनन ऑफ लॉस ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज नोन एज डीनेचुरेशन। मतलब वो जो अच्छी भली सीढ़ियां बनी थी, भले ही वो स्पाइरल में हो, तो आपने पीएच लेवल को बढ़ाकर या फिर टेम्परेचर को बढ़ाकर अगर उन सीढ़ियों के बीच में उस हाइड्रोजन बॉन्ड को खत्म करते चले जाओगे, जिससे कि आपका जो ये हेलिकल स्ट्रक्चर है ये ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, डीनेचुरेशन कहा जाता है। क्लियर हुई बात? बड़ा ही आसान है डीनेचुरेशन। सिर्फ क्या करना, पीएच लेवल को इंक्रीज करने पर या हीट को इंक्रीज करने पर यहां पर डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो रहा है, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज डीनेचुरेशन। द क्या लिखा है, फॉस्फोडाइईस्टर। फॉस्फोडाइईस्टर मतलब भाई फॉस्फोरस वाले बॉन्ड आर नॉट ब्रोकन बाय डीनेचुरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जो स्ट्रैंड्स थे, ठीक है, स्ट्रैंड्स मतलब वो जो पट्टियां थी ना आइट साइड वाली, वो उसमें क्या था, उसमें तो एक पेंटोस शुगर और क्या थे, फॉस्फोरस थे। तो ये जो फॉस्फोरस की जो लिंकेज होती है या जो बॉन्ड्स होते हैं वो इस डीनेचुरेशन में ब्रेक नहीं होते हैं। लॉस ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर कैन बी मेजर्ड बाय इंक्रीज इन एब्जॉर्बेंट्स। एक मिनट, क्या देके रखा है, एब्जॉर्बेंस एट 260 नैनोमीटर। यहां पर जो ये लॉस हो रहा है उसके रिगार्डिंग, तो इस तरह से क्या होता है, ये पॉइंट आता है डीनेचुरेशन। सिंपल सा है, कोई भी पूछे डीनेचुरेशन मतलब क्या, टेम्परेचर और एसिडिक इस लेवल को इंक्रीज करने की वजह से जो आपके पास में बॉन्डिंग ब्रेक हो रही, जिससे डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, दैट फिनोमिनन इज नोन एज डीनेचुरेशन। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहां पर डीनेचुरेशन तो हमको क्लियर हो गया। अब जैसे हमने पढ़ा डीएनए, उसी तरह से अब हमें क्या पढ़ना है, आरएनए। आरएनए क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले तो नाम, कई बार पता है जो इतना सिली क्वेश्चन आ जाता है, जो सिंपली बोल देते हैं 1 नंबर या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कि डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म लिख दो, ठीक है, ऐसा ही आ जाता है। तो उसी तरह से आरएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारे पास में, राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब राइबोन्यूक्लिक एसिड जिनको क्या कहा जाएगा हमारे पास में, आरएनए कहा जाएगा, इज अ लॉन्ग अनब्रांच्ड। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या बात बोल रहा है, आरएनए में लॉन्ग unbranched macromolecule consisting of nucleotides joined by 3' to 5', मतलब वो पोजीशन है 3 to 5। फिर क्या बोलता है कि यहां पर भी वही फॉस्फोरस वाले तो बॉन्ड होंगे, phosphodiester bond, the number of ribonucleic acid RNA range from as few to 75 to many thousand। ठीक है, इतना कुछ होता है। तो आरएनए में भी सेम कंडीशन हमारे पास में होने वाली, क्या कि ये एक लॉन्ग अनब्रांच्ड मैक्रोमोलिक्यूलर। ठीक है, ये वर्ड कैसा है, एक होता है माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब उससे बड़ा। तो यहां पर ये मैक्रोमोलिक्यूलर कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बता रहा है, जिसमें वही आपके पास में क्या होगा, फॉस्फोरस के बॉन्ड फॉर्म होंगे। साथ ही साथ में नंबर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बोल के रखा है, कितने ज्यादा होंगे, ये कुछ हो सकते हैं 75 तक, उससे कई हजारों हो सकते हैं। तो ऐसी कुछ सिचुएशन दे के रखिए। अब फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो आरएनए की अगर आप बात करते हो तो आरएनए के अंदर क्या है, अगर आप लोग को याद है तो हम लोगों ने आरएनए के बारे में पहले डिस्कस करके रखा था कि आपके पास में 3 टाइप्स यहां पर आरएनए के पाए जाते हैं। एक होता है आपके पास में एमआरएनए, ठीक है, सॉरी आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, जिसमें हमारे पास में अगर आरआरएनए जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, जिसके अंदर आपको एक टेबल यहां पर बना के दी गई है, जिसमें इनका रिलेटिव अमाउंट, सेडिमेंटेशन, मॉलिक्यूलर वेट एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यहां पर बता के रखे गए हैं। ये एक जनरल सी इंफॉर्मेशन के लिए ही है, बाकी तो हम यहां पर बात कर ही चुके हैं कि जो राइबोसोमल है, ट्रांसफर और मैसेंजर है, इनका काम क्या होता है। तो कुछ नहीं करना, फटाफट से इनका एक स्क्रीनशॉट लेना, एक सिंपल सा डाटा आपके पास में गिवन रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए
यहां इसके बाद आएगा मेन पॉइंट। यहां कभी कभार यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि अगर आप डीएनए और आरएनए की बात करते हो, दोनों ही हमारे पास में क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो यहां पर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। और सच बोलूं तो मैं जब स्कूल में था ना, तो स्कूल में होते टाइम पे यह क्वेश्चन हम लोग का सबसे फेवरेट था। इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना कंफर्म होता था और मोस्ट ऑफ टाइम एग्जामिनेशन में बोलते थे कि सर ये वाला पढ़ लो, राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसके और में भी एक क्वेश्चन आएगा ही सही। तो ये एक पढ़ लोगे, इसके और में कोई दूसरा आ जाएगा, उसको स्किप करो, ये वाला याद कर लो। तो ऐसी कहानी हमारे साथ में भी होती थी, ठीक है। अब अगर बात करता हूं डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, तो फर्स्ट डिफरेंस बोलता है डीएनए कंटेन्स द शुगर डीऑक्सीराइबोस। ये तो शुरुआती है, ठीक है। डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस होता है, जबकि आरएनए में क्या होता है, शुगर राइबोस। पहला पॉइंट बड़ा ही सिंपल सा, द ओनली डिफरेंस बिटवीन राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस इज दैट one more OH group than deoxyribose which has hydrogen attached to the second कार्बन इन द रिंग। अब देखो कहानी बहुत सिंपल है, कहीं पर भी वर्ड लग जाता है डी, डी का मतलब क्या हुआ है, कुछ कम हुआ है। तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या डिफरेंस निकल कर आया है कि जो आपके पास में राइबोज होता है उसके पास में एक OH ग्रुप ज्यादा होता है। अगर उस OH ग्रुप को आपने कम कर दिया तो राइबोज में से क्या हो गया, एक ऑक्सीजन वाला ग्रुप या जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो गायब हो गया। तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, डीऑक्सी कहा गया। एक OH ग्रुप गायब करना मतलब डीऑक्सी बनाना। फिर अगर आप बात करते हो यहां पर पॉइंट नंबर 2 की, तो ये बोलता है डीएनए में क्या होता है, डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल, जबकि जो आरएनए होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल। ठीक है, वो पट्टियां जो हमने देखी थी ना, वो पट्टियां स्पाइरल वाली, तो डीएनए के अंदर 2 पट्टियां, आरएनए के अंदर 1 पट्टियां, सिंपल। फिर बोलता है डीएनए इज स्टेबल अंडर अल्कलाइन कंडीशन। अल्कलाइन मतलब बेसिक कंडीशन, होगा भी क्यों ना, क्योंकि वहां पर हमने देखा था बेस ही थे, कौन कौन से, एडेनाइन, थायामाइन, गुएनाइन एंड साइटोसाइन। वाइल आरएनए इज नॉट स्टेबल, जबकि आरएनए यहां पे स्टेबल नहीं होता है। फिर अगले पॉइंट की बात करते हो, डीएनए एंड आरएनए परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस में क्या करते हैं, ये अलग अलग फंक्शंस को देते हैं, जिसमें आपके पास में डीएनए जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, व्हाइल आरएनए डायरेक्टली कोड्स फॉर अमीनो एसिड एंड एक्ट एज अ मैसेंजर। ठीक है, क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे हमने बोला था डीएनए पूरी बॉडी में कितना है, मात्र 0.5 ग्राम है। जैसे आप बात करते हो इतना बड़ा सा मेरे पास में मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, या जो कुछ भी है, तो उसमें चिप कितनी सी लगाई, इतनी छोटी सी हमने वहां पर माइक्रो एसडी कार्ड लगा के रखा है 1 टेराबाइट का, जिसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन को जस्ट सिंपली एक जगह से उठाना है और दूसरी जगह पर लगाना है। तो ये क्या हो गया, ये डीएनए हो गया। पर जब मैं आरएनए की बात करता हूं तो आरएनए बात करते हैं जैसे मोबाइल या फिर आपके पास में जो भी कुछ टैबलेट या जो भी हमारे पास इस तरह के डिवाइसेस होंगे, तो उसके अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही होगी या उसके अंदर जो उसकी फंक्शनिंग हो रही होगी, डाटा को ट्रांसफर करके यूटिलाइज करने की, तो वो काम किसका रहने वाला है, वो काम रहने वाला है आरएनए का। तो बस ऐसी कुछ सिचुएशन है। तो अमीनो एसिड एक्ट एज अ मैसेंजर। आरएनए में क्या होता है, ये अमीनो एसिड्स को किस तरह से कन्वर्ट करना है, डीएनए से ये सिग्नल लेते हैं और सिग्नल लेकर या डाटा लेकर भेजते हैं उस जगह पर जहां पर क्या हो रहा है, हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन्स, वहां पे जो जनरेट हो रहा है, वहां जाकर ये इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है डीएनए एंड आरएनए बेस पेयरिंग इज स्लाइटली डिफरेंस। वो जो था ना एटीजीसी, वो क्या है हमारे पास में बेस पेयरिंग है, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कैसे, सिंस डीएनए यूजेस द बेस एडेनाइन, थायामाइन, साइटोसाइन एंड गुएनाइन, ये 4 डीएनए में बेस पाए जाते हैं। जबकि आरएनए की बात की जाए तो आरएनए क्या यूज करता है, एडेनाइन, यूरासिल, साइटोसाइन एंड गुएनाइन, इन चारों को यूज करता है। मतलब किसमें चेंज आया आपके पास में,
थायामाइन एंड यूरासिल में। डीएनए में थायामाइन होता है जबकि आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है। डिफर्स फ्रॉम द थायामाइन इन दैट इट लैक अ मिथाइल ग्रुप ऑन इट्स रिंग। तो ये इतनी सी सिचुएशन है, ठीक है। अब जरा फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि ये तो स्टार्टिंग डिफरेंस होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, while both DNA and RNA are used to store genetic information, there are clear difference between them. This is table summarize the key point. अब देखो इनके की पॉइंट को जरा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या देखा था हम लोगों ने, नाम देखा था। तो आपके पास में डीएनए क्या था, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या था, राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों के नाम में फर्क क्यों आया, क्योंकि डीएनए में एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप, एक ओएच ग्रुप कम होता है, उसकी जगह पर हाइड्रोजन आता है, मतलब एक ऑक्सीजन कम है, इसीलिए डी ऑक्सी। ध्यान रखना क्या बोला, डी ऑक्सी, बिकॉज एक ऑक्सीजन वाला ग्रुप वहां कम है। फिर बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है, डीएनए का काम होता है डाटा को स्टोर करना या आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, और उसके बाद में इस इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना। जबकि आरएनए की बात की जाए तो यह एक मैसेंजर होता है डीएनए की तरफ से, वो डीएनए में रखी हुई इंफॉर्मेशन को उठाएगा, उठा के उस जगह लेकर जाएगा जहां हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स या प्रोटीन्स बन रहे होंगे। तभी लिखा हुआ है क्या, यूज टू ट्रांसफर द जेनेटिक कोड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम टू मेक प्रोटीन्स, इन प्रोटीन्स को बनाने के लिए। साथ ही साथ में आरएनए इज यूज्ड टू ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन सम ऑर्गेनिज्म एंड मे हैव बीन मॉलिक्यूल यूज्ड टू स्टोर जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये ऐसा कुछ बता के रखा। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक, अब देखो बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट बता के रखा गया था स्ट्रक्चरल फीचर्स, उसके जो स्ट्रक्चर थे। तो स्ट्रक्चरल फीचर्स में क्या बोल के रखा हुआ है कि अगर डीएनए की बात करी जाए तो हमारे पास में डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जबकि आरएनए क्या होता है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर को बनाता है। फिर अगर कंपोजिशन ऑफ बेसिस एंड शुगर की बात की जाए तो यहां डीऑक्सी राइबोस शुगर बिल्कुल सही होता है, एक ऑक्सीजन कम, यहां पर सिर्फ राइबोस शुगर। यहां पर फॉस्फेट वाला जो बैकबोन होता है, वह जब फॉस्फोरस का लिंक था ना, वो यहां पर भी वही फॉस्फेट का बैकबोन होता है। यहां दोनों में जो बेसिस होते हैं उसमें डिफरेंस क्या बताया गया था कि यहां पे थायामाइन होता है जबकि यहां पर क्या होता है, यूरासिल। बाकी तो तीन सेम होते हैं। फिर अगला क्या बता के रखा है, प्रोपगेशन। इसमें प्रोपगेशन की बात की जाए, डीएनए क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, वो खुद से क्या होता है, रेप्लिकेट करता है, जबकि आरएनए इज सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए ऑन एन एज नीडेड बेसिस। जब आरएनए की बात करोगे तो आरएनए बेसिकली क्या बताया जा रहा है हमारे पास में कि वो हमारे पास में सिंथेसाइज करता है डीएनए के अकॉर्डिंग। डीएनए को जिस आरएनए की रिक्वायरमेंट है या जिस तरह से मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से इसको क्या करा जाता है, सिंथेसाइज करा जाता है, मतलब बनाया जाता है। लास्ट में आता है बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग में जैसे हमने देखे रखा था एटी और जीसी, दो कॉम्बिनेशन थे किसके अंदर, डीएनए में। वहीं आपके पास में आरएनए में क्या होता है, टी थायामाइन की जगह यूरासिल आ जाता है। तो ये बस इसके अंदर इतना सा ही डिफरेंस होता है। क्लियर हो गई बात। चलिए फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन फिर हम आगे बढ़ जाएंगे इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आप रिएक्टिविटी की यहां पर बात करते हो तो रिएक्टिविटी डीएनए के अंदर क्या बताता है कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं डीएनए के अंदर, मेक इट फेयरली स्टेबल। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके पास में, स्टेबल होते हैं। जबकि यहां पर जो OH बॉन्ड होते हैं राइबोज में, ये क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू डीएनए। अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव है इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ऑब्वियस बात है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बस ऐसी सिचुएशन यहां पर बोल के रखी गई है। फिर साथ में बोल के रखा है stable plus the body destroys enzyme that would attack DNA. The small grooves in the helix also serve a protection.
प्रोवाइडिंग मिनिमल स्पेस फॉर एंजाइम टू अटैच। यहां पर क्या हो रहा है, डीएनए को स्टेबलाइज किया जा रहा है, एंजाइम्स इस पर अटैक करते हैं, पर इस पर क्या होती है, प्रोटेक्शन लगी होती है, किसकी, जो ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, तो उस वजह से ये डबल हेलिकल वाला जो था वहां प्रोटेक्शन हो रहा है। जबकि आरएनए में ऐसा नहीं होता है, आरएनए जो होता है अल्कलाई मीडियम के अंदर स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। अब यहां इसके जो बोला गया है लार्ज ग्रूव्स होते हैं, उस वजह से यहां पे एंजाइम इजी अटैक करते हैं, इजी अटैक करने के कारण आरएनए इज कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस्ड, यूज्ड, डिग्रेड एंड रिसाइकल। ये रिएक्टिव होते हैं, ये कॉन्स्टेंटली बनते जाएंगे, टूटते जाएंगे और दोबारा से रीजनरेट या रीइंकारनेट होते चले जाएंगे, ठीक है। अब डैमेज की बात करते हैं, वही लाइट वाला अल्ट्रावायलेट डैमेज। डीएनए इज सस्पेक्टिबल टू अल्ट्रावायलेट डैमेज, जबकि यहां पर क्या बोलता है आरएनए, कंपेयर्ड विथ डीएनए आरएनए इज रिलेटिवली रेजिस्टेंस टू यूवी डैमेज। अल्ट्रावायलेट डैमेज क्या करता है, आपके जो डीएनए है उसको इफेक्ट करेगा, इंपैक्ट उसके ऊपर डालेगा, पर अगर डीएनए के कंपैरिजन में आरएनए को देखा जाए तो वहां इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए ठीक है, फिर इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, देन फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ, ठीक है। अब देखिए, अब बढ़ते हम लोग आगे की तरफ। अगला यहां पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन पहले आया, ठीक है। यह क्वेश्चन उसी की तरह है, मुर्गी पहले आई या अंडा, तो यहां पर भी ऐसा क्वेश्चन है, व्हाट कम फर्स्ट, डीएनए या आरएनए। तो उसके रिगार्डिंग हमको यहां पर थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन जो है वो बहुत अच्छे से दे के रखा हुआ है। देयर इज सम एविडेंस डीएनए may have occurred first, but most scientists believe RNA evolved before DNA. RNA has a simpler structure and is needed in order for DNA to function. Also, RNA is found in prokaryotes, which are believed to precede eukaryotes. RNA on its own can act as a catalyst for certain chemical reaction. मुर्गी पहले आई या अंडा, तो यहां ये बोल के रखा हुआ है, और उसके लिए इन्होंने एक बहुत सिंपल सी बात बोली कि आरएनए जो होता है बेसिकली ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर बनाता है, वो सिंगल हेलिक्स है, जबकि डीएनए क्या है, डबल हेलिक्स। तो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट इन्होंने ये बोल दिया, जो सिंगल हेलिकल रहेगा ऑब्वियस बात है वो पहले बना होगा, उसके बाद ही डबल हेलिकल का नंबर आया होगा, है ना, ये सिचुएशन है। फिर उसके बाद में अगला बोलता है, द रियल क्वेश्चन इज व्हाई डीएनए इवॉल्व्ड इफ आरएनए एग्जिस्टेड, कि जो हमारे पास में डीएनए है क्यों इवॉल्व होता, कि जब आरएनए पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब पहली वाली बात कि भैया आरएनए पहले बना के रखा हुआ है, आरएनए पहले आया है डीएनए से, तो अब क्वेश्चन उठाया गया कि क्यों, अगर आरएनए पहले से ही है तो डीएनए इवॉल्व हुआ या डीएनए क्यों बना। तो the most likely answer for this is that having a double-stranded molecule helps to protect the genetic code from damage. If one strand is broken, the other strand can serve as a template for repair. Proteins surrounding DNA also confer additional protection against the enzymatic attack. अब यहां पर यह बोला गया कि जो पहले आपके पास सिंगल स्ट्रैंड था उसके ऊपर अगर एंजाइम अटैक होता है तो आरएनए बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। और यहां पर बात यह है कि आपके पास में सपोज वो मेमोरी कार्ड है, जिस मेमोरी कार्ड के अंदर सारा डाटा रखा है, और एनी हाउ वो मेमोरी कार्ड आपके पास में ब्रेक हो गया, टूट गया या फिर करप्ट हो गया, तो अब आप क्या करोगे, ऑब्वियस बात है अब ये चीज तो हो गई खराब। तो इसी वजह से यहां पर डीएनए बना है जो उसका प्रोटेक्शन ज्यादा अच्छे तरीके से करता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, अगर एक स्ट्रैंड ब्रेक भी हो जाता है तो सेकेंड वाला स्ट्रैंड क्या कर सकता है, उसको रिपेयर करने में हेल्पफुल हो जाता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन हमें देके रखी हुई है, ठीक है। चलिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या क्वेश्चन है, मुर्गी पहले आई कि अंडा, इस तरह से कुछ है, ठीक है। अब देखो अनयूजुअल डीएनए एंड आरएनए, इसके रिगार्डिंग क्या पॉइंट बोल के रखा है,
while the most common form of DNA is a double helix, there is a evidence for rare case of branched DNA। यहां पर ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, सुन के मजा आएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं। क्या बता रखा है कि जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आप बात करते हो, इसके अलावा इसमें ब्रांच्ड डीएनए स्ट्रक्चर या फिर क्वाड्रुप्लेक्स डीएनए एंड मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम ट्रिपल स्ट्रैंड, साइंटिस्ट हैव फाउंड डीएनए इन विच आर्सेनिक सब्स्टिट्यूट्स फॉर फॉस्फोरस। ये बड़ी खतरनाक सी चीज है भाई, बड़ी खतरनाक चीज आई हमारे सामने। क्या चीज आई? अभी तो हम डबल हेलिकल बात कर रहे हैं, पर साइंटिस्ट लोग जो हैं उन्होंने ब्रांच डीएनए भी ढूंढा है, उन्होंने ट्रिपल जो रहता है हेलिकल वो भी ढूंढा है, साथ ही साथ में जो यहां पर क्वाड्रुप्लेक्स डीएनए है उसको भी ढूंढा। और जिस फास्फोरस की लिंकेज की हम बात कर रहे थे, जो फास्फोरिक एसिड वहां पे बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, वहां उस फास्फोरस के बाद में पीरियोडिक टेबल में आने वाला नेक्स्ट एलिमेंट उसी कॉलम में, ठीक है, आर्सेनिक, वो भी पाया गया, वो भी सेम इसी तरह से फास्फोरस की तरह वहां पे फंक्शन कर रहा था। ठीक है, इसके अलावा क्या बोल के रखा है? डबल स्ट्रैंड्स आरएनए, डीएसआरएनए। अभी तक हमने पढ़ के रखा कि आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड वाला होता है, पर यहां अभी हुई नई रिसर्च आपको यह भी बताता है कि कुछ आरएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड वाले भी होते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोला है? समटाइम ऑकर्स, इट इज सिमिलर टू डीएनए, ये सिमिलर होते हैं डीएनए के, एक्सेप्ट थायामाइन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। सिर्फ फर्क क्या होता है कि जो थायामाइन ग्रुप होगा उसको यूरासिल ने क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है। सिर्फ इतने रिप्लेसमेंट से आपका जो डीएनए है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? आरएनए में कन्वर्ट हो चुका है। दिस टाइप ऑफ आरएनए इज फाउंड इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस में ये पाया गया। व्हेन दिस वायरस इन्फेक्ट यूकैरियोटिक सेल्स, the dsRNA can interfere with normal RNA function and stimulate an interferon रिस्पॉन्स। सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, इस तरह का आरएनए भी आपके पास पाया गया है, हैज बीन फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। एट प्रेजेंट द फंक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ आरएनए इज अननोन। ये जो इतने सारे डिफरेंट टाइप के डीएनए और आरएनए मिल रहे हैं, तो यहां पर बोला गया है कि इस तरह के डीएनए आरएनए मिलते तो हैं, बट अभी भी ये फंक्शन हमारे लिए प्रॉपरली नोन नहीं है। हम लोग अभी सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर वाला आरएनए पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाला डीएनए पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ऐसे भी डीएनए मिले हैं, पर इनके ऊपर लगातार अभी इन्वेंशन चल रही है, क्योंकि साइंस जो है ना वो पॉसिबिलिटीज का नाम है। यहां पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है। अगर एक कोई पोजीशन पॉजिटिव होती है या कोई एक सिचुएशन पॉजिटिव होती है, तो यहां सिचुएशन नेगेटिव भी होगी। इसके अलावा यहां एक सिचुएशन न्यूट्रल भी हो सकती है, और यहां सिचुएशन मोर पॉजिटिव लेस नेगेटिव या मोर नेगेटिव लेस पॉजिटिव भी हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें यहां पर हो सकती है, उसी का ही एग्जांपल है ये। हम सिंगल और डबल की बात कर रहे हैं, पर देखो और भी चीजें हैं। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया, कंप्लीट। तो बस इसी नोड के साथ में हमारा ये लेक्चर हो रहा है यहां पे एंड। पर लेक्चर एंड होने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से बोलनी है, वो ये कि आप यहां पर magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट पर जाएं, और जब आप ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो आपको यहां पर लॉगिन एंड रजिस्टर फॉर फ्री का ऑप्शन मिलेगा। तो यहां आपको करना क्या है? यहां आपको जाना है, अगर आप ऑलरेडी लॉगिन है, आपने अपना वहां रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, तो आपको मालूम ही है कि आगे हमारा इंटरफेस क्या बोलेगा। पर अगर कोई न्यू पर्सन है तो वो रजिस्टर फॉर फ्री में जाएं। रजिस्टर फॉर फ्री में जाएंगे तो उन्हें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे ही आप यहां पर क्लास 12th को सिलेक्ट करेंगे, तो यहां क्लास 12th के रिगार्डिंग जितनी भी फैकल्टीज हैं जो क्लास 12th के लेक्चर्स आपके सामने यहां रखती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, वो सब कुछ आपके पास में ओपन हो जाएगा, चाहे वो PCMB हो या PCM हो। ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी।
अब इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि हम लोग किस सिचुएशंस के रिगार्डिंग पढ़ते हैं या हमारा एक कंप्लीट जो ओरिएंटेशन होता है वो क्या होगा, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, फुल चैप्टर वीडियोस आपके पास दिए जाते हैं। एक बार फुल चैप्टर वीडियोस हो जाएं उसके बाद में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आते हैं, देन उसके बाद में वन शॉट रिवीजन होता है और उसके बाद में क्या होगा, एमसीक्यूज हमारे पास में बनते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वन शॉट रिवीजन के बाद में एमसीक्यूज बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इससे क्या हो जाएगा, हमें बढ़िया तरीके से सारा चैप्टर एक बार रिकॉल हो जाता है। ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन होती है। अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, जैसा हमारा मोटो है कि हम बिलीव कर रहे हैं 100% फ्री क्लासेस पर, बच्चों के लिए सारी क्लासेस फ्री हैं, जितने भी आपके लिए लेक्चर्स हैं सभी कुछ फ्री आपको अवेलेबल हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्सनली किसी 12th के लिए, यहां किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के लिए आपको सारी एजुकेशन कंप्लीटली फ्री मिलने वाली है। और अगर आप लोग वीडियो अभी तक यहां देख रहे हैं तो फटाफट से सबसे पहले क्या कर दोगे, लाइक। नए सब्सक्राइबर हो तो क्या कर दोगे, सब्सक्राइब। और इसके अलावा जैसा मैं हर बार बोलता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स क्या है, रिएजेंट, तो इसीलिए अगर स्टेबल प्रोडक्ट किसी और को भी बनाना है तो उनके साथ क्या कर दोगे, शेयर। तो बस इसी नोट के साथ में हम करते हैं इस लेक्चर को एंड, मिलते हैं अब नए लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा एंड बाय बाय।